नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल फार्माकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने फार्माकोग्नोसी को आसान बना दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस फार्माकोलॉजी को भी बहुत आसान लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो उसके लिए ये नई सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है फार्माकोलॉजी की, जिसका ये पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट किया है इसको। तो इसमें हम जो भी एमसीक्यूज़ के माध्यम से, जो भी इसके ट्रिक्स के माध्यम से और जो भी कंसेप्ट है इसके अंदर, उसको समझ के इस फार्माकोलॉजी को काफ़ी आसान बनाना है, ताकि जो भी एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं उनको हम काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर पाए, सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, बस चाहिए आप लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछता है ये इसेंशियल ड्रग्स होता क्या है ना। ये हमें पूछा जा सकता है कि इसेंशियल ड्रग्स क्या है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखो, पीएचसी तो सभी को पता होता, जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो होता है ना, पीएचसी में अवेलेबल जो ड्रग है ना, उसे इसेंशियल ड्रग्स बोलो। ठीक है, ये मात्र एक ट्रिक्स है दोस्तों याद रखने के लिए। तो ये पीएचसी हमें बताएगा कि इसेंशियल ड्रग क्या होगा। तो ये पीएचसी कहाँ से बना, तो ये प्रायोरिटी हेल्थ केयर पीएचसी यहाँ से बना है दोस्तों। ठीक है, तो इसेंशियल ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होगा, ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनका जो है प्रायोरिटी हेल्थ केयर जो है वो इस इसेंशियल ड्रग्स के सेटिस्फाई हो जाए तो उसे हम कहेंगे इसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसेंशियल ड्रग जो है पीएचसी होगा, जिसका मतलब होगा प्रायोरिटी हेल्थ केयर। ठीक है, ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखो डेफिनेशन एज इट इज होती है ऑप्शन में, आपने उसी को सही करना है। ठीक है, जहां आपको पीएचसी नजर आए ना, प्रायोरिटी हेल्थ केयर, बस उसी ऑप्शन को टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बार ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस जैसे होता है वैसी को करना है। ठीक है, समझता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बोला है एन ऑर्फन ड्रग इज। ऑर्फन ड्रग किसको बोला जाएगा। ठीक है, ऑर्फन को पढ़ते पढ़ते ऑफन बोला जा सकता है ना, ऑर्फन ऑफन। और ऑफन का मतलब होता है रेयर, कभी कभार, है ना, कभी कभार। तो यही हमें इसका मतलब बता देगा कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है। तो ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है, a drug needed for diagnosis, treatment, prevention of rare disease। तो जो ड्रग रेयर डिसीज को ट्रीट करने के, प्रिवेंशन करने के, डायग्नोसिस करने के काम आता है, हम उसको ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। तो ये इसको याद कैसे रखेंगे, ऑर्फन ऑफन, ऑफन यानी रेयर। तो रेयर डिसीज, जो भी ऑफन डिसीज है, रेयर डिसीज है, उनके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के काम आने वाला होता है ऑर्फन ड्रग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, प्रोड्रग क्या होता है। तो प्रोड्रग इज क्या होगा, तो इसके नाम में ही छुपा है। प्रोड्रग को हम प्री ड्रग तो पढ़ सकते हैं, प्रोड्रग प्री ड्रग। तो ड्रग मिलने से पहले वाला जो होगा वो प्रोड्रग होगा। ठीक है, ड्रग के पहले वाला, जब वो मेटाबोलाइज होके ड्रग में चला जाएगा। ठीक है, प्रोड्रग। तो क्या है ये एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, ये एक इनएक्टिव ड्रग होता है। ये जो प्रो ड्रग होता है ना, ड्रग के पहले वाला जो होता है वो इनएक्टिव होता है, कोई एक्शन नहीं देगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर आ जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपने देखा ना वो ट्रांसफॉर्मर मूवी, उसमें वो कार जो है ना वो बड़ा आदमी बन जाती है ना, तो वो होगा ट्रांसफॉर्मर। वो हो जाएगा अंदर जाके, इनएक्टिव ड्रग जो है ट्रांसफॉर्म होकर एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा उसका, वो होगा ड्रग एक्टिव। एक्टिव ड्रग मोइटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोड्रग है जो इनएक्टिव है, लेकिन बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो एक्टिव मोइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्रग जो होगा वो इनएक्टिव होगा दोस्तों। ठीक है, बात आपके समझ में आ जाए काफ़ी है। तो इसको बहुत, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इनएक्टिव प्रोड्रग है। तो ये देखो यहाँ पे इनालाप्रिल जो है, तो ये एक प्रोड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये बॉडी में जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये इनालाप्रिलेट कहलाएगा। इनालाप्रिलेट इसका एक्टिव मोइटी है दोस्तों। उसी तरीके से सुलिंडैक का सल्फाइड मेटाबोलाइट जो होता है वो एक्टिव होता है। डीपीवेफ्रिन जो प्रोड्रग है ना, वो एपिनेफ्रिन का प्रोड्रग है दोस्तों, इसको याद रखो। ठीक है, एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन को बोला जाता है। तो एड्रेनालिन का प्रोड्रग जो है वो डीपीवेफ्रिन है। ठीक है, ये इनएक्टिव होगा, वो जब वो एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सल्फासालाजाइन। सल्फासालाजाइन एक इनएक्टिव प्रोड्रग है, उसका एक्टिव प्रोड्रग क्या होगा,
5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीवोडोपा। लीवोडोपा का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? डोपामाइन। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्फा मिथिल डोपा। अल्फा मिथिल डोपा का एक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो अल्फा मिथिल नॉर एपिनेफ्रिन होगा। खाली अल्फा मिथिल एपिनेफ्रिन नहीं होगा, नॉर एपिनेफ्रिन होगा, ठीक है, यानी नॉर एड्रेनालिन की बात चल रही है। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीजें याद रखो। अल्फा मिथिल डोपा का एक्टिव फॉर्म अल्फा मिथिल नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर को याद रखो, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन जो भी आप बोलो, ठीक है। यहाँ से इसका प्रोडक्ट याद रखो, ये इनालाप्रिल का जो एक्टिव फॉर्म है उसको याद रखो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इसको आपने हमेशा फोकस करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल क्या आ सकता है, देखो बोलता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टू। देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है वो पूछा है ना, प्राइमरीली कहाँ से कहाँ डायरेक्ट होता है। तो देखो हमारा जो बॉडी के अंदर जब ड्रग घुसता है ना, तो उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा अच्छा होगा या फिर वो ड्रग नॉन पोलर होगा, तभी वो बॉडी में पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। जो भी हमारे मेम्ब्रेन है उसके अंदर से ये पेनिट्रेट कर पाएगा, अंदर आ पाएगा। तो ये जब लिपिड सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर होगा ये ड्रग, तभी ये अंदर आ जाएगा। और जब इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना अंदर आके, तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन से लिपिड सॉल्युबल से ये बनेगा लिपिड इनसॉल्युबल यानी पोलार, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्या कन्वर्ट कर रहा है ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फंक्शन हो रहा है। ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको लिपिड इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, नॉन पोलार से पोलार में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तभी जाकर के ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है उनको लिपिड इनसॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है, मेटाबोलाइट किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये खासकर कहाँ होता है? स्पेशली लीवर में होता है। ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये लीवर में होता है। तो इसको याद कैसे देखोगे? देखो ट्रांसफॉर्मर मूवी की बात की थी हमने, जिसमें जो कार है वो आदमी में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो ये जो है ना ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्मर मूवी के सीन तो आपने देखे होंगे। ट्रांसफॉर्मर मूवी के सीन जो देखे तो इसी से हमें याद रहेगा सीन्स। यस से क्या होगा? सॉल्यूबल, और इन से क्या होगा? इनसॉल्यूबल। तो यस से सॉल्यूबल जो है लिपिड सॉल्यूबल आर कन्वर्टेड इनटू लिपिड इनसॉल्यूबल माइटी बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। तभी देखो ये जब लिपिड इनसॉल्युबल होगा तभी ये हमारे यूरिन से वगैरह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये लिपिड इनसॉल्युबल है ना। अगर ये जो यूरेटर वगैरह होता है किडनी के अंदर, ये नहीं जा पाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये ब्लॉक है ये ना, लिपिड इनसॉल्युबल। जब तक लिपिड सॉल्युबल है तभी वो हर जगह पहुंच सकता है, बॉडी के अंदर हर जगह पहुंच सकता है। जो एक्सक्रीटरी रूट है ना, जहाँ से ये बाहर जाएगा यूरेटर ये से, यूरेथ्रा से बाहर जाएगा, यूरिन में बाहर जाएगा, तो इसका जो ये यहाँ से प्रोसेस है सिक्रीजन वाला, तो यहाँ से ये जल्दी बाहर नहीं जा पाएगा, ड्रग हमारे अंदर ये रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा है अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का बेसिक जो नेचर है उसको बढ़ाने से, है ना। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन हैस्टेंस द एक्सक्रीशन ऑफ, ये क्या फास्टर करेगा? हैस्टेन मतलब फास्ट कर देना। यूरिन को अगर हम बेसिक नेचर बढ़ाते हैं यूरिन का, तो वो किसका एक्सक्रीशन में बढ़ावा लाता है? किसका एक्सक्रीशन को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका जवाब आएगा, वीकली एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टली इन बेसिक यूरिन। जब हमारे यूरिन का नेचर बेसिक होगा तो उसमें वीकली एसिडिक ड्रग जो भी होंगे वो फास्टली एक्सक्रीट हो जाएंगे, बॉडी के बाहर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसका एग्जांपल भी याद रखो, फेनिटाइन सोडियम जो है एक वीकली एसिडिक ड्रग है, इस पर भी सवाल बन सकता है दोस्तों, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है आप लोगों ने। कैसे याद रखोगे? देखो बेसिन है ना, बेसिन के पास कौन जा रहा है? वीक आसिन। आसिन आपको पता है बॉलीवुड की एक्ट्रेस है आसिन, तो वो जब जब वीक होती है वो कहाँ जाएगी? बेसिन के पास जाएगी। तो वीक एसिन, सो आप याद रखो वीकली एसिडिक ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग। वीक एसिन कहाँ जा रही है? बेसिन में। क्यों जा रही है? बेसिन से याद रखना है, बेसिक यूरिन, बेसिक यूरिन से याद रखो बेसिन। तो बेसिन के पास कौन जा रहा है? फास्टली वीक आसिन, ठीक है। आसिन जब जब वीक हो रही है तो बेसिन के पास जा रही है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि वीकली एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन या फिर बेसिक यूरिन। तो इससे आप याद रखो, इस पे सवाल बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको तो कंफ्यूज होना नहीं है, बस याद रखो। नेक्स्ट है सवाल बायो अवेलेबिलिटी। बायो
ऑफ ड्रग्स रेफर्स टू। बायो अवेलेबिलिटी पर बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो इसके नाम से ही हम याद रख सकते हैं। देखो बायो अवेलेबिलिटी को हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड अवेलेबल एबिलिटी इन परसेंट, ब्लड अवेलेबल एबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी इन परसेंट। तो इसी को हम कैसे बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बी अवेलेबल इन ब्लड एज इट इज। ठीक है, तो जो भी ड्रग हमने खाया है वो एज इट इज फॉर्म में, ठीक है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है ड्रग, एक्टिव ड्रग, मोइटी का, वो एज इट इज फॉर्म में हमारे ब्लड में कितना आ पाता है, ये उसकी एबिलिटी है। इसी को बायो अवेलेबिलिटी बोला जाता है और इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। तो इसको क्या बोलेंगे आप, देखो परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है ड्रग का वो बदलना नहीं चाहिए, अनचेंज्ड फॉर्म में वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, और कितना परसेंट आ रहा है, हमने जितना एडमिनिस्टर किया है, खाया है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया है, तो उसका कितना परसेंट हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहा है अनचेंज्ड फॉर्म में, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो बोला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत बार वर्ड आता है, तो इसका मतलब क्या समझना है आप लोगों ने, ऐसा समझिएगा जैसे ही ड्रग हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है वो लीवर के अंदर जा करके कुछ ना कुछ मेटाबोलाइज हो रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है मेटाबोलाइज हो करके बाकी जो आ रहा है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है। देखो साइट ऑफ एब्सॉर्प्शन, जहाँ से भी वो ड्रग एब्सॉर्ब हो रहा है उसको आने के बाद में वो लीवर में चला गया, लीवर में अलग अलग एंजाइम होंगे तो उससे वो फर्स्ट पास मेटाबोलाइज्म होगा उसका, वो ड्रग थोड़ा सा वहाँ पे मेटाबोलाइज होगा और जो बचा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहा है। देखो बहुत बड़े क्वांटिटी में हमने एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन छोटा क्वांटिटी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया, तो बाकी जो ड्रग है वो कहाँ गया, देखो 100% एब्सॉर्ब हुआ तो सिर्फ अगर 50% आ रहा है तो 50% कहाँ गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज हो गया। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन में होता है, लीवर में होता है, अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं वहाँ पे, वो इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो ये देखिए तो बोल रहा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सब्जेक्ट होने वाला जो सबसे बड़ा रूट है जिसमें बहुत काफ़ी सारा ड्रग खराब होता है, ऐसा रूट बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ओरल रूट से। जब भी हम ओरल रूट से कोई दवाई लेते हैं ना तो वो उसका बहुत चांसेस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ख़राब हो जाए, मेटाबोलाइज हो जाए। ठीक है, तो ओरल रूट से, अगर हाँ देखो आईवी रूट से अगर हम दवा लेते हैं तो उसके बाद तो कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो डायरेक्टली मतलब इसको बाईपास कर जाएगा, ये फर्स्ट पास में बाईपास कर जाएगा, वो डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है आईवी रूट से, तो वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाएगा। और ओरल में बहुत सारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसीलिए ये जो है मोस्ट लाइकली सब्जेक्टेड रूट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए, ओरल रूट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, और हाँ दोस्तों हमारी जो फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, ये नोट्स आपके थ्रू आउट करियर काम में आने वाले हैं दोस्तों। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो फार्मेसी के अंदर, आपको ये नोट्स काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने आज ही इसे ज्वाइन करना है दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करना होता है 999 रुपीज़ ओनली दोस्तों। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे जीपे हुआ, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक स्पीड आ जाएगी और काफ़ी हद तक आप करियर में आगे बढ़ोगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्द से जल्द कोशिश करिएगा इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा दोस्तों। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ ड्रग टेंड्स टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फैक्टर है ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर रहा है, ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर रहा है, ऐसा फैक्टर आपने बताना है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, लो आयनाइजेशन एट द फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यूज, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या फिर हाई टिश्यू बाइंडिंग। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट को समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये हमारा ड्रग है।
तो काफ़ी बार क्या होता है, ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाता है। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे जो ड्रग बाइंड हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, समझ लो 100% का 100% अटैच हो चुका है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है कैपेसिटी इसकी 100% है। ड्रग अगर पूरा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और मैं यहाँ से अगर 1 लीटर सैंपल लूँ ये ब्लड का, तो हम क्या बोलेंगे, जो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इस ड्रग का, वो 1 लीटर के अंदर आ गया है पूरा का पूरा ड्रग। ठीक है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे 1 लीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 लीटर। पूरा 1 लीटर में पूरा 100% ड्रग आ चुका है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ हमारा, 1 लीटर। लेकिन अगर यही ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कि मान लो यहाँ पे 25 आ गया है, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25% आ चुका है, तो अब बोलो, अब मैं यहाँ से 1 लीटर लूंगा। ठीक है, यहाँ से 1 लीटर लो, यहाँ से 1 लीटर लो, यहाँ से 1 लीटर। अगर 1 लीटर में मुझे 25% ड्रग मिल रहा है, तो मेरा पूरा का पूरा ड्रग जाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 लीटर में 25 आ चुका है, तो 100 के लिए मुझे 4 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ पे 4 लीटर मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बढ़ेगा जबकि मेरा ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग टिश्यूज के अंदर। ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड है, वस्कुलर लेवल पे ही वो ड्रग है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। लेकिन वो अगर अच्छे से घुल मिल जाएगा, हमारे बॉडी में अलग अलग कंपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, 1 लीटर में आपको जितना कम मिलेगा उतना उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही रहेगा, प्लाज्मा के अंदर ही रहेगा, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसा फैक्टर बताइएगा जो रिड्यूस करे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो हमने अभी डिस्कस किया था बायोट्रांसपेरेंट, जितना लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा उतना वो हमारे बायो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। नेक्स्ट वो देखो लो आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू। देखो भाई, लो आयोनाइजेशन है यानी ड्रग जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा है, और जितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा उतना वो पेनिट्रेट करेगा, उतना पेनिट्रेट करेगा, तो अलग अलग जगहों पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। अगर आयोनाइज हो जाएगा तो वो एब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन लो है यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, अलग अलग कंपार्टमेंट में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बढ़ेगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पे हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो यहाँ पे देखो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा रखता है, तो जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रखेगा उतना ही कम आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 100% हमने ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में अगर बाइंड रख दिया, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे, है ना, जैसे वारफेरिन वाला भी ड्रग होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसका बहुत अच्छा है वारफेरिन, तो वो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाई टिश्यू बाइंडिंग। देखो टिश्यू बाइंडिंग, डिफरेंट टिश्यूज है, यहाँ पे टिश्यू बाइंडिंग बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक ही फैक्टर ऐसा है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर रहा है, वो है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा तो ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपने देखा होगा। देखो इस पे एक प्रॉब्लम भी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार प्रॉब्लम भी आता है एग्जाम में, बहुत आसान होता है इसे सॉल्व करना। देखो पूछता है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट अ गिवन मोमेंट इज 2 ग्राम। ठीक है, बॉडी में कितना ड्रग प्रेजेंट है, 2 ग्राम, एंड इट्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज 25 माइक्रोग्राम पर ml। प्लाज्मा में कितना है, 25 माइक्रोग्राम पर ml, तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको अलग अलग 100 लीटर, 80 लीटर, 60 लीटर या फिर 50 लीटर। तो आपको पहले तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जो भी हमारे ड्रग बॉडी में ड्रग है या फिर एडमिनिस्टर किया हुआ ड्रग है वो डिवाइडेड बाय जो भी आपके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो होगा। ठीक है, तभी निकलेगा हमारा ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें बताया गया है कि बॉडी में कितना ड्रग है, 2 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी की जगह पे 2 ग्राम, और हमें प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 25 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, 25 माइक्रोग्राम पर ml।
ठीक है। अब हमें ऑप्शन में दिया है लीटर में, ठीक है, तो हम इस ml को अगर लीटर कन्वर्ट कर दे, ठीक है, ml को अगर लीटर कन्वर्ट कर दे तो ये जो है mg में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मिलीग्राम। तो ये क्या हो जाएगा आगे 2 ग्राम डिवाइडेड बाय ये 25 रहेगा, ये माइक्रोग्राम का मिलीग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ml का लीटर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो रेशो अगर हमने देखे, ऊपर ग्राम है नीचे मिलीग्राम है, तो इसको भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 ग्राम का कितना मिलीग्राम होगा, 2000 मिलीग्राम होगा। कितना होगा, 2000 मिलीग्राम होगा, डिवाइडेड बाय 25 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय लीटर हो जाएगा। तो ये लीटर ऊपर भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे लीटर आ जाएगा। ठीक है। अब मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा सिर्फ लीटर, तो हमारा जवाब भी लीटर में ही आएगा। ठीक है। तो इसका रेशो कितना आएगा, ठीक है, ये 8 जा आएगा 200 और ये 0 हो जाएगा 80 लीटर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। ये 25 mg कैंसिल हो जाएगा, ये इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको 80 मिलेगा। ठीक है। 25 इंटू 8 जो होगा 200 होगा और ये 0 80 लीटर। तो यहाँ से सही जवाब आपने करना है 80 लीटर। ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, तो इसको इसी टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर ऐसा हुआ है ना तो इस सीरीज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।